पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएसई में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार फिर वो वक्त है जब उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर हम आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि किसकी लोकप्रियता में उछाल है और किसकी लोकप्रियता में गिरावट, क्योंकि हम बीते दिनों के जो चुनाव रहे हैं उसमें किसका किस तरफ रुझान रहा है, मौजूदा परिस्थितियां क्या कह रही हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिनके साथ हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन आंकड़ों की बौछार के साथ ही करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज इसे कई लोग दुर्भाग्यपूर्ण माने या फिर सौभाग्यपूर्ण माने, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों में जाति और धर्म का बोलबाला होता है, इसीलिए हमने यही आंकड़े आज आपके लिए निकाले हैं। तो शुरुआत करते हैं 2012 से, और जो आंकड़े आप मेरे सामने देख रहे हैं उसके मुताबिक 2012 के चुनाव में हिंदू वोटर्स की बात हम सबसे पहले कर रहे हैं। हिंदू वोटर्स का हिसाब किताब ये कहता है कि 2012 के चुनाव में जब अखिलेश यादव की बनी थी सरकार, तब 27% हिंदू गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ, 16% हिंदू ही गए थे बीजेपी की तरफ, 10% हिंदू गए थे कांग्रेस की तरफ और 28% सबसे ज्यादा हिंदुओं का साथ बीएसपी को मिला था, जिसमें माना जाता है कि ब्राह्मणों का साथ होने की वजह से बीएसपी 28% पर थी। याद रखिए इस वक्त अखिलेश की सरकार बनी थी 2012। अब आते हैं 2017 पर, आपको दिखाते हैं हिंदू वोटरों का हिसाब किताब, जिसमें 2017 में सबसे ज्यादा 47% जब प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी की सरकार बनी और 47% हिंदुओं ने वोट किया बीजेपी के लिए, 17% एसपी के लिए, और बीएसपी में भी गिरावट आई, वो 28 से 23 पर आए, लेकिन 23% हिंदुओं का वोट फिर भी 2017 में बीएसपी को मिला था। 4% हिंदू वोट मिले थे सिर्फ। तो दोनों को कंबाइन करके एक बार कंपैरेटिव दिखा दीजिए। 2012 और 2017 में जब हिंदू वोटरों का हिसाब किताब हम देखते हैं तो देखिए समाजवादी पार्टी में गिरावट आती है, 27% से वो लुढ़कते हैं 17% पर। जल्दी से आंकड़े दिखाइए, ये देखिए 27% से वो लुढ़क गए 17% पर। भारतीय जनता पार्टी के लिए रिवर्सल हुआ, 17% से वो पहुंच गए उछलकर 47% पर, 47%, जो कि निर्णायक रहा जबरदस्त जीत में। अब कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, 10% से वो लुढ़क कर पहुंच गए 4% पर 2017 में। और वहीं बीएसपी की अगर आप बात करें तो यहां पर भी गिरावट हुई, 28 से वो 23% पर पहुंच गए, लेकिन गिरावट कम थी बाकियों के मुकाबले। तो हिंदू वोटर्स जो हैं उनका हमने आपको हिसाब किताब दिखा दिया। अब जल्दी से मुस्लिम वोटर्स का हिसाब किताब आपको दिखा देते हैं। शुरुआत विधानसभा चुनाव 2012 जब बनी थी अखिलेश यादव की सरकार, उस वक्त 39% मुस्लिम वोटर्स गए थे समाजवादी पार्टी के साथ, 39, 7% सिर्फ कांग्रेस माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, 18% गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ और उससे ज्यादा 20% गए थे बीएसपी की तरफ यानी मायावती की पार्टी की तरफ। अब जल्दी से 2017 पर पहुंच जाते हैं। यहां पर थोड़ी सी गिरावट नहीं बल्कि उछाल देखी गई समाजवादी पार्टी को जबरदस्त, क्योंकि ध्रुवीकरण हुआ था 2017 में। ध्रुवीकरण होने की वजह से वो 45% पर पहुंच गए। 45% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया समाजवादी पार्टी के लिए, बीजेपी लुढ़की और वो 7 से पहुंच गई 5 पर। कांग्रेस पार्टी 19% उनको वोट मिला और बीएसपी को मिल गया 19%, यानी कांग्रेस और बीएसपी दोनों को ही बराबर बराबर का वोट मिला था मुस्लिम वोटर का। अब जल्दी से आपको 12 और 17 का कंपैरेटिव ग्राफ दिखा देते हैं। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। 2012 में जहां 39% मिला था वो और ऊपर बढ़ गए और 45% पर पहुंच गए, यानी समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का जबरदस्त साथ मिला था पिछले चुनाव में। 2012 में 7% मुस्लिम वोट लुढ़क कर पहुंच गए 5% पर। यह बीजेपी का हाल रहा 12 और 17 के मुकाबले। अब दिखा देते हैं आपको कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 18% वोट उनके पास पहले थे और 19% मुस्लिम मतदाताओं ने उसके बाद वोट कर दिया कांग्रेस पार्टी के लिए। अब अगला दिखा दीजिए जल्दी से बीएसपी का, जिसमें बीएसपी 1% नीचे लुढ़की और 20% से वो पहुंच गए 19% पर। तो हमने 12 और 17 के तमाम आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। जब जबरदस्त ध्रुवीकरण देखा गया 2017 में, तो मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से बहुत बड़ा चंक 45% समाजवादी पार्टी की तरफ और वहीं हिंदू वोटर 47% पहुंच गए बीजेपी की तरफ। यह ध्रुवीकरण का असर रहा था 2017 के चुनाव में। अब हम आपको दिखा देते हैं एक एक करके कि आखिर जाति का क्या असर रहा है। तो जाति का असर अब हम आपको दिखाने वाले हैं।
सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2012 में जाति का असर क्या रहा। हम आपको एसपी, बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस चारों के आंकड़े दिखाएंगे। और 2012 के चुनाव में जब आप जातिगत आंकड़ा देखते हैं तो ये देखिए बीजेपी का वोट बैंक, दरअसल ये पार्टी वाइज है। पार्टी वाइज जब हम आपको दिखाते हैं तो ब्राह्मणों का 38% मिला था बीजेपी को 2012 में। 2014 के लोकसभा चुनाव में 73%, फिर 2017 में 78% ब्राह्मण वोट चले गए थे बीजेपी की तरफ, जिसके बाद जीत हुई और फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। याद रखिए, एक बार फिर से बीजेपी का दिखाइए, एक बार फिर से बीजेपी का दिखाना पड़ेगा, अन्य जातियों की हमने बात नहीं की है। तो एक बार फिर से जब हम दिखाते हैं, ये देखिए 82% 2019 में, यानी कैसे आंकड़ा ब्राह्मण एन मास चले गए। राजपूत आप देखिए तो बीजेपी वो वहां पर भी 29 से जो शुरू हुआ था वो बढ़ते बढ़ते, हालांकि लोकसभा चुनाव में राजपूत उतना साथ नहीं थे, 59 थे, 69 थे, लेकिन 87% राजपूत फिर चले गए 2019 में। योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी थी, याद रखिए, मुख्यमंत्री थे वो। अन्य अगड़ी जातियां आप देख रहे हैं 17 से 82, यानी अगड़ी जातियों का पूरी तरह से साथ रहा। वहीं पर यादव जो थे वो 9 से 24 पर ही पहुंचे 2019 तक। गैर यादव जो ओबीसी हैं वो भी भारी तादाद में 18 से जो आप 2012 में देख रहे हैं, बीजेपी के लिए 74% गैर यादव ओबीसी चले गए थे 2019 में बीजेपी की तरफ। अब आइए समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी अगली वो पार्टी जिस पर हम आपको कास्ट वाइज दरा दिखा रहे हैं कि अगड़ी जातियां और जो यादव हैं, गैर यादव ओबीसी हैं, वो कहां गए थे। 19% ब्राह्मण 2012 में थे समाजवादी पार्टी के साथ, घटकर 5% सिर्फ रह गए। राजपूत 26 थे, पहुंच गए 4 पर। अन्य अगड़ी जातियां 13 से 4 पर। यादव, ये जो उनका गढ़ था, ये 66% यादव 2012 में उनके साथ थे। अगले विधानसभा चुनाव में तो यह आंकड़ा बढ़ा 68%, लेकिन दोनों ही लोकसभा चुनावों में देखिए यादव यहां से छिटकते नजर आ रहे हैं। उनसे 54% और 30%। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 30% यादवों ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट दिया, ज्यादा से ज्यादा वो चले गए बीजेपी की ही तरफ वोट देने के लिए। अब गैर यादव ओबीसी पर जल्दी से नजर मार लेते हैं। 29 से वो 9 पर लुढ़क कर पहुंच गए। अगली पार्टी दिखाइए, कांग्रेस पार्टी। अब हम आपको दिखाएंगे जिसमें यूपी में जातिगत हिसाब किताब। अब आपको जरा बीएसपी का आंकड़ा दिखा देते हैं, बीएसपी का क्या कहना है जो जाति के आधार पर हम देखें, क्योंकि देखिए ये जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें जातियों का बोलबाला बहुत चलता है। तो अब हम आपको समाजवादी पार्टी के बाद दिखाएंगे बीएसपी का आंकड़ा, और बीएसपी के आंकड़े के साथ साथ तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी कि किस तरफ हो रहा है। बीएसपी का आंकड़ा हम आपको दिखाएं उससे पहले अब जरा चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। तमाम मेहमानों के साथ आपका परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और संजय कुमार जी सीएसडीएस की तरफ से चुनावी विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। ये तमाम आंकड़े भी वो मुहैया करा रहे हैं, इसीलिए इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है गौरव भाटिया जी, जनता भी अब कहती है कि देखिए चुनाव आया, हिंदू मुस्लिम आ गया, और यही ध्रुवीकरण आप दोनों को सूट करता है, क्योंकि देखिए एक बार फिर से चुनाव है और वही तमाम मुद्दे आ रहे हैं। क्या यही वजह है कि आप चाहते हैं कि जो गैर मुस्लिम है वो सभी एक साथ हो जाएं, अपने हिंदू होने पर वो आगे बढ़े और बीजेपी पर ही मुहर डालें जिससे आपकी जीत हो? सवाल यह है कि इससे असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन हिंदुओं का साथ जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 47% 2017 में आपके साथ आए थे, ब्राह्मण जबरदस्त तादाद में आपके साथ आए थे। क्या इस बार इन सबको खुश रख पाने में आप लोग कामयाब रहेंगे? अंजना जी, देखिए, सर्वप्रथम तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने भारतीय राजनीति को बदल दिया है। और जिस तरह की विकास की बात करके दिखाई, और उसके बाद विकास हमने देखा, काशी विश्वनाथ धाम हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, उसके अलावा एम्स रायबरेली और जो है गोरखपुर में, ये अपने आप में दर्शाता है कि अब भारतीय राजनीति विकास की बात कर रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है अंजना जी, आपको पता है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में है और एक पूर्व मुख्यमंत्री
जो अपने 5 साल का एक काम नहीं गिना पाता है, वो जिन्ना को याद करने लगता है और तुलना कर देता है सरदार पटेल से। और ये क्यों करता है मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं। कहीं ना कहीं आधे मुख्यमंत्री को ये गलतफहमी है कि अगर वो जिन्ना का महिमा मंडन करेंगे तो शायद जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं वो खुश हो जाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया हुआ जो विकास है उसे सराहा रहा और वो नहीं जिन्ना को अपना आदर्श मानता। दूसरी बात, आप देखिए गंभीरता, एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में 7 साल में 30 बार जाते हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्षा 2 साल में एक बार नहीं जाती है। लेकिन वहां जाके भी, एक सेकंड गौरव जी, लेकिन वहां जाकर भी औरंगजेब और शिवाजी को क्यों याद करना पड़ता है? अब जिन्ना के लिए तो ठीकरा फोड़ रहे हैं वहां पर, लेकिन काशी में जब पहुंचे तो वहां पर भी शिवाजी और औरंगजेब को क्यों याद करना पड़ा? इसलिए याद करना पड़ा। हाँ। आप बड़ी ही सम्मानित पत्रकार हैं। इतिहास क्या है काशी विश्वनाथ मंदिर का? अरे तो वही इतिहास ये भी पढ़ा रहे हैं। वहां पे आक्रांताएं, नहीं एक मिनट अनिला जी मैं बात पूरी कर लूं। अगर औरंगजेब आक्रांताएं करता है और उस सोच को सपा, AIMIM या कांग्रेस समझती है कि ये भारतीय संस्कृति है तो उनको मुबारक हो। हमें तो इस बात पे गर्व है कि हमारी धरती में शिवाजी महाराज जी जैसे योद्धा थे, हम उनको पूजनीय मानते हैं। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई उससे पहले हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता था। यह कहा जाता था कि भाई कब्रिस्तान के लिए हम रुपया देंगे, शमशान घाट के लिए नहीं देंगे। अब ये वाला जो तो हो मुस्लिम गया। बच्चियां हैं उनको 30,000 रुपए वजीफा मिलेगा। अरे सर, हिंदू यही बच्चियों को काट नहीं की हांडी मिलेगा। कब ये तक अब बदल चढ़ाइएगा? गया। एक बार चढ़ती है काट की हांडी, बार बार। अंजना जी, ऐसा होता है, हिंदू अस्मिता से अगर खिलवाड़ होगा तो भारतीय जनता पार्टी बार बार खड़ी रहेगी। लेकिन यह भी सच है कि जो प्रदेश पहले 6ठे स्थान पे होता था अब दूसरे स्थान पे है जब GSDP की बात होती है। यह भी सच है कि पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई है। यह भी सच है कि रायबरेली संसदीय क्षेत्र तो सोनिया गांधी जी का है, लेकिन एम्स वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। और एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी तो अभी विदेश में है, वो तो उत्तर प्रदेश आने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो कह चुके हैं उत्तर भारतीय जो होते हैं वो परिपक्व नहीं होते। हाँ। दक्षिण भारतीय जो है बड़े परिपक्व होते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में घुसने की हिम्मत होगी उनकी? इस पर आएंगे भदौरिया जी के पास जरा चलते हैं। भदौरिया जी, ये ध्रुवीकरण आपको भी सूट करता है? छुपे रुस्तम है आप लोग भी, देखिए यही कहते हैं ध्रुवीकरण ये कराते हैं, लेकिन इस बार जिन्ना का ताज तो आप लोगों ने अपने सिर पर पहन लिया है। ये ध्रुवीकरण आपको भी सूट करता है? सच्चाई तो ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप जानते अच्छी तरह से हैं। इतनी देर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं बोले। महंगाई पे नहीं बोले, बेरोजगारी पे नहीं बोले, कोविड में लोगों की मौतें उसके बारे में नहीं बोले, किसान को रौंदा गया उसके बारे में नहीं बोले, रौंदने वाले के पिताश्री देश के गृह राज्य मंत्री बनी बैठे उसके बारे में नहीं बोलेंगे। माफिया क्रिकेट खेलेगा जिसमें 25,000 का इनाम है और उसको योगी जी की पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। और योगी जी रोज सुबह उठ के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया रहेगा नहीं, रहेगा तो पता नहीं कहां रहेगा, उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। अरे भैया योगी जी जरा बगल में झांक के तो देखिए, वो क्रिकेट खेल रहे हैं माफिया, आप जनता के साथ खेल रहे हो। तो जनता के साथ खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि जनता अब आपके साथ खेलने वाली है 2022 में। आपने बहुत खेल खेल लिया और जनता खेल खेलेगी, आपको वापस आपके घर भेज देगी इस बार 2022 में। इसलिए जितना खेल खेला। अरे सर, ये जो क्रिकेट माफिया खेल रहे हैं ये अभी 4-5 साल में अभी खेले हैं कि स्वीकारिएगा? नहीं, लगातार माफिया तो खूब खेले, सबके टाइम में खेले, लगातार नहीं लगातार खेल रहे हैं। मैं तो अंजना जी चैलेंज के अभी भी कहता हूं, बीजेपी प्रवक्ता बैठे 8 इनके 10 टॉप 10 माफियाओं के नाम अभी घोषित कर देना। बता दें उत्तर प्रदेश में टॉप 10 माफिया कौन से हैं। आज तक नहीं बता पाए, क्यों? माफिया को अपने पाल पोस रखा हुआ है, घर में छुपा के रखा हुआ है, तो नाम कैसे घोषित करेंगे? नाम करिए ना, हिम्मत है तो लगाइए नाम। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ इससे पहले कि मैं राजपूत जी के पास जाऊं। क्या इस बार अखिलेश यादव डर गए थे कि मुस्लिम वोट बढ़ सकता है, इसीलिए उन्होंने जिन्ना का नाम लिया? सीधा सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूं। ये आपकी सोचने का तरीका हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का।
हम लोग तो फैक्ट पे बात करते हैं और उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति कर रहे हैं, आज भी तब भी। हम हमेशा बोलते हैं समाजवादी का काम बोलता है, और समाजवादी का काम आज तक बोल रहा है, जिसका नाम और नंबर और फीता आज तक भारतीय जनता पार्टी काटती आ रही है, नाम नंबर बदल के। अपना कोई काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं कि समाजवादी काम पे विश्वास रखते हैं, और समाजवादियों का ही काम है जो आज तक भारतीय जनता पार्टी उसकी नकल कर रही है, और नकल करके भी अकल कम लगा रही है, उसी के काम का। देखिए, अलग अलग विषयों पर, मुद्दों पर हम लोग अलग अलग बहस करते हैं, लेकिन इस बार आंकड़ों के जरिए कर रहे हैं। और हम जब आंकड़ों को देखते हैं इलेक्शन में, तो धर्म और जाति का बोलबाला रहता है यूपी के चुनाव में, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हर पैमाने पर जब भी हम देखें, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, सब पर कांग्रेस पार्टी सबसे निचले पायदान पर है। अब क्या करेंगे? यही तो नागरिक है ना जो वोट डालेंगे। तो आप कहां है? आपके पैरों के नीचे की जमीन कहां है? हम स्वीकार करते हैं अंजना जी कि हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं। इस बात से हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने इस बात को कहा। एक बात कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मैं इधर उधर नहीं बात करूंगा। गौरव भाटिया बड़े भरमाने की कोशिश किए, झूठ छल कपट प्रपंच। एम्स इन्होंने दिया, वहां का पता नहीं कब दे दिया इन्होंने, आज तक डॉक्टर नहीं दे पाए। एनीवे, मैं आपको 2-3 बातें कहता हूं। इतनी ही कमजोर कांग्रेस थी, 2009 में हम लोग 22 लोकसभा जीत के आए थे। अंजना जी, आप तो ख्याति लब्ध प्रस्तोता है, आपको तो मालूम ही था कि उस वक्त कैसे जीत गए। सच बात यह है कि धर्म और जाति की राजनीति ना कांग्रेस ने कभी की, ना कांग्रेस कभी करेगी। यह राजनीति इन लोगों को मुबारक हो जो राम के नाम पर नोट भी बटोरते हैं, वोट भी बटोरते हैं, चंदे की चोरी भी करते हैं और दलितों की जमीन भी हड़पते हैं और ट्रस्ट के चंदे को अपनी जेबों में भी ले जाते हैं। तो अगर ऐसी ये धर्म की राजनीति होती है तो हमें कतई नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी हमको। हम तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आधी आबादी की बात कर रहे हैं। हम तो उनको स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, स्कूटी देने की बात कर रहे हैं, 3 सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, और जो बेरोजगार हैं उनको 20 लाख से ज्यादा तुरंत नौकरी देने की बात कर रहे हैं। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने की बात कर रहे हैं, गन्ने को 400 रुपए और धान और गेहूं को 2500 रुपए क्विंटल जैसा हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, वो हम देने की बात कर रहे हैं। हम यहां पर इन लोगों के बिछाए हुए ट्रैप में नहीं फंसने वाले। हम पूछेंगे योगी आदित्यनाथ जी से कि हाथरस की बेटी को आप डीजल और पेट्रोल से क्यों जलाते हैं? क्या नाम, थार की मार से लखीमपुर के किसानों को क्यों मरवाते हैं? हम जरूर पूछेंगे खाद की कमी से किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? उनके कट्टे से 5 किलो की आप यूरिया की चोरी क्यों करते हैं? पेट्रोल का शतक क्यों लगाते हैं और डीजल का भी शतक क्यों लगाते हैं? 175 रुपए पिछली सरकारों में बिजली का मूल्य जाता था गांव वालों को, ग्रामीण अंचल में 2200 रुपए क्यों लेते हैं? इतनी बड़ी आप ग्रामीणों के ऊपर क्यों मार करते हैं? उसके बाद आप लोग सिर्फ धर्म और जाति की ही बात कर सकते हैं, दूसरे के प्रोजेक्ट के फीते ही काटने की बात कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अभी देखिए, आचार संहिता लगने वाली है, 25,000 सूर्य मित्रों की बात थी अंजना जी, आपको तो पता ही होगा। इन्होंने कहा था पहले साल का कि 25,000 सूर्य मित्र, वो भी इन्हें नहीं नौकरी देनी थी, केंद्र सरकार को नौकरी देनी थी। उन सूर्य मित्रों में 167 लोगों को इन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या नाम वो पढ़ाया है, नौकरी उनको भी नहीं दी इन्होंने। 17,000 शिक्षकों की नई भर्ती, आज तक इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली 2017 से। 17,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली, वो भी क्या नाम लटक गई। 1 लाख से ज्यादा पुलिस में पद खाली हैं, वो भी लटके पड़े हैं। 4.5 से 7 लाख पद उत्तर प्रदेश में स्वीकृत खाली हैं और बेरोजगार सड़क पे डंडा खा रहे हैं। गर्भवती बेरोजगार महिलाएं, उनके पेट को पीटा जा रहा है अंजना जी। इन सारी बातों पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बात करेंगे, आधी आबादी की बात करेंगे, गरीब की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे। हमें उम्मीद है धर्म और जाति से ऊपर चुनाव होगा और हम लोग ठीक है संजय जी, धर्म और जाति के ऊपर चुनाव होगा। आपसे 2 सवाल मैं पूछ रही हूँ। पहला तो ये कि क्या एक बार फिर से आप ध्रुवीकरण होते हुए देख रहे हैं? क्या ये 2 साइडेड वॉर बन रहा है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी? और साथ ही दूसरा सवाल कि क्या मुस्लिम वोट इस बार बढ़ सकता है? जब हम अलग प्लेयर्स को देख रहे हैं, हम कांग्रेस की रैलियों में भी भीड़ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की भी रैलियों में भीड़ हो रही है, अखिलेश यादव की रैलियों में तो भीड़ हो ही रही है। क्या मुस्लिम वोट को हम इस बार बढ़ता हुआ देख सकते हैं, और ऐसा ही हिंदू वोटर्स के लिए? स्पष्ट है, अगर आप देखें कि यूपी का चुनाव किस ओर बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह है इस बात में कि यूपी का चुनाव बाइपोलर हो रहा है।
कहने को तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन वोटरों के मद्देनजर देखिए और जिस तरह से चीजें अनफोल्ड कर रही है यूपी में, चुनाव बिल्कुल बाइपोलर है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल हैं, तो दूसरी ओर भाजपा और उनके सहयोगी दल हैं। तो चुनाव बिल्कुल इन दो ध्रुवों के बीच ही बटा हुआ है। अब दूसरी बात रही कि क्या मुस्लिम वोट बंटता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम वोट के लिए एक तरह से 4 दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी दावेदारी कर रही है, कांग्रेस को भी उम्मीद है कि कुछ मुस्लिम वोट उनके झोले में गिरेगा, बीएसपी भी दावेदारी कर रही है और एक नए प्लेयर के रूप में ओवैसी उभर कर आ रहे हैं यूपी की राजनीति में। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के जहन में सबसे बड़ी बात क्या होगी? सबसे बड़ी बात होगी कि अगर हो सके तो बीजेपी के उम्मीदवार को हराया जाए। तो बीजेपी के उम्मीदवार को हराने की स्थिति में समाजवादी पार्टी अभी दिखाई पड़ती है। तो कांग्रेस कुछ वोट जरूर कांग्रेस के झोले में गिरेगा। कुछ ओवैसी उन जगहों पर ओवैसी जी ने स्पष्ट कहा है कि वो शायद 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और कुछ अच्छे अगर उम्मीदवार हुए तो वहां पर तो मुस्लिम वोट उनकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर हम मुस्लिम वोट की बात करें कि कुल मिलाकर एक आम मुस्लिम मतदाता किधर वोट करेगा, वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगा। तो थोड़े बहुत मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है, लेकिन एक बड़ा मुस्लिम वोट का तबका, पूरा एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। और अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो मुझे लगता है तकरीबन 55 से 60% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा और ये एक बड़ी दावेदारी होगी, एक बड़ा हिस्सा होगा मुस्लिम वोट का समाजवादी पार्टी के साथ जाना। आप देखिए 2012 का चुनाव भी जब समाजवादी पार्टी जीती थी, इतने मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिले थे। 39%, 40% के आसपास उन्हें मुस्लिम वोट मिला था। 20% कांग्रेस को चला गया था और 18% के तकरीबन बीएसपी को चला गया था। तो मुस्लिम वोट तो एक तरफा समाजवादी पार्टी की ओर मुझे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा बहुत बिखराव होगा और उस बिखराव का थोड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ और थोड़ा हिस्सा ओवैसी की पार्टी की तरफ जाएगा। अब खास तौर पर मैं यादव वोट और ब्राह्मण वोट के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। एक बार जरा ब्राह्मणों वाला जो वोट है वो जरा दिखा दीजिए। 2012 और 17 का सर कंपैरिजन है, जिसके बाद मैं आपके पास आऊंगी गौरव भाटिया जी। जब हम 2012 में देखते हैं तो 19% ब्राह्मण गए थे एसपी की तरफ, वो बाद में 2017 में सिर्फ 4% गए उनकी तरफ। लेकिन बीजेपी की तरफ 38 से आंकड़ा 80 पर पहुंच गया। जब सिर्फ ब्राह्मण का परसेंटेज हम दिखाएंगे तब वो आंकड़ा सामने आएगा। ये देखिए सर, ये देखिए, सपा का 19 से 4 हो गया और बीजेपी का वहीं पर 38 से 80 हो गया। क्या सर ये 80% इंटैक्ट रख पाएंगे? क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी की खबर जो अंदर खाने से आ रही है उसमें कितनी सच्चाई आपको दिख रही है? और क्या यही वजह है कि अजीम मिश्रा टेनी को मंत्री बनाने के बाद बिल्कुल किसी भी हाल में हटाया नहीं जा रहा है? ब्राह्मणों को लेकर क्या बीजेपी इंटैक्ट रख पाएगी अपने से 80% को ध्रुवीकरण की सूरत में? अंजना जी देखिए, ये जो चर्चा हो रही है इसमें एक विचित्र बात है। ये सवाल मेरा संजय जी से था सर। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। संजय जी से एक सवाल है। एक बार एक्सपर्ट से थोड़ा ब्राह्मणों पर और यादव पर मैं अलग से सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी संजय जी। नहीं, मुझे लगता है कि आपने देखा आंकड़े बहुत साफ दिखा रहे हैं कि ब्राह्मणों का एक मुश्त वोट बीजेपी की तरफ गया है और यादवों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। अगर देश में यूपी के राजनीति में अगर हम देखें और देश की राजनीति में देखें कि पिछले एक दशक में क्या परिवर्तन आया, तो बीजेपी को बड़ी जीत हासिल करने के लिए हम जिसको कहते हैं कमंडल के साथ मंडल का सहारा लेना पड़ा। नॉन यादव ओबीसी वोट जो है जिस तरह से बीजेपी की ओर शिफ्ट किया और उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, कई छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो ये नॉन यादव ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ बड़ी जबरदस्त तरीके से शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली 2014, 2019 और 2017 में। अब देखिए 2022 के लिए समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है। समाजवादी पार्टी को यादवों का वोट मिलेगा, मुस्लिम समुदाय का वोट मिलेगा, बट उन्हें प्रयास क्या करना है? उन्हें प्रयास करना है लोअर ओबीसी का वोट जो बीजेपी की तरफ खिसक गया था उसे अपनी तरफ लाना है। और दूसरी ओर वो जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ब्राह्मण वोट बीजेपी से शिफ्ट होकर समाजवादी पार्टी की ओर आए। तो आप देखिए जो पार्टी एक तरह से मंडल का पॉलिटिक्स करती थी वो कमंडल का सहारा लेने की कोशिश कर रही है, वो अपर कास्ट के वोटरों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ब्राह्मण वोटरों की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी नाराजगी है ब्राह्मण वोटरों का बीजेपी की तरफ कि वो सारा का सारा वोट शिफ्ट होकर के समाजवादी पार्टी की तरफ चलाए। ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। इतनी कोई नाराजगी नहीं है
कि वो शिफ्ट हो जाए समाजवादी पार्टी की तरफ। कुछ एक बार यादव वोट वाला भी आंकड़ा दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत दिलचस्प है संजय जी। यादव और नॉन यादव जिसका आप जिक्र कर रहे थे, दोनों फायर कर दीजिए, उसके बाद से हम आगे की चर्चा करेंगे। यादवों में हमने देखा कि किस तरह से 2012 में जो यादव वोट बैंक है 66 से 68% समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, 68%। बीजेपी 9 से 10, 1% बढ़ा। बीएसपी 11 से 2 पर फिसल गए। कांग्रेस 4 से 14 पर पहुंचे। अब इसके बाद जो गैर यादव वोट है वो भी जल्दी से दिखा दीजिए। यहीं पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ था। यहीं पर 2012 में जहां पर 29 थे समाजवादी पार्टी, वहां 13 पहुंचे वो। ये 2012 में दिखा दीजिए गैर यादव का। ये देखिए 29 से 13 पे कम हो गया, लेकिन बीजेपी को जबरदस्त उछाल मिली। वो 18 से 61 पर पहुंच गए, 61%। तो ये जो नॉन यादव ओबीसी हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया उस वक्त बीजेपी का 2017 में। जीत के पीछे उन्हें वजह बताया जा सकता है। बीएसपी 19 से 12 और कांग्रेस 13 से 3 पर लुक रहे। तो ये जो पूरा हिसाब किताब है। इसके बाद हम जाट का जो आंकड़ा है वो भी आपको दिखाएंगे, जाटों का आंकड़ा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको लेकर भी बीजेपी अच्छी खासी चिंतित है। लेकिन ये जो आंकड़ा है लेकिन हम दिलचस्प तरीके से संजय जी देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी की बात हुई तो यादव उस वक्त बीजेपी की तरफ ज्यादा गए, लेकिन जब स्टेट इलेक्शंस होता है तब वो अखिलेश यादव के साथ जाते हैं। तो ये हम ट्रेंड माने कि स्टेट इलेक्शंस में वो अखिलेश यादव की तरह एन मास जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, स्टेट इलेक्शन जब होता है तो समाजवादी पार्टी का स्टेक क्या, समाजवादी पार्टी का स्टेक है कि समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ये तो जरूर है कि समाजवादी पार्टी कोई 10 सीटें जीत जाए, 20 सीटें जीत जाए, वो 50 सीटें भी जीत जाए, लेकिन सरकार नहीं बना सकती। तो लोकसभा के चुनाव बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी के इर्द गिर्द लड़ा जाता है। लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को, कम से कम 2019 के चुनाव के नतीजों से तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस वजह से अलग अलग सेक्शंस के वोटर, जिसमें यादवों का भी एक बड़ा समूह शामिल है, उनका वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, जब यादव वोटरों के मन में ये उम्मीद जगती है कि शायद उनकी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी समझते हैं, उनकी पार्टी सरकार बना सकती है, ऐसे मन से जब वो वोट देने आते हैं तो एक मुश्त समाजवादी पार्टी का साथ देते हैं। आंकड़े जिसका जिक्र आपने किया, जो अपने दर्शकों के लिए दिखाया, स्पष्ट दिखाते हैं कि यादवों का बड़ा वोट, बड़ा समुदाय, बड़ा चंक जो है समाजवादी पार्टी के साथ जाता है विधानसभा में, लेकिन उतना बड़ा हिस्सा लोकसभा के समय के चुनाव में उनके साथ नहीं जाता। ठीक है, इससे पहले कि हम जाट वोट परसेंटेज आपको 12 बनाम 17 दिखाएं और चर्चा उस पर करें, जल्दी से इस इश्यू पर आ जाते हैं। ब्राह्मणों का बीजेपी की तरफ होना उनके लिए क्रूशियल है, तो वहीं यादवों का समाजवादी पार्टी की तरफ होना उनके लिए क्रूशियल है। और यही वजह है क्या गौरव जी कि इतने ब्राह्मण सम्मेलन करने के लिए अब फिर नए सिरे से जानकारी आ रही है कि नए सिरे से ब्राह्मण सम्मेलन बीजेपी करेगी, क्योंकि आपको डर है वोट छिटक ना जाए, वो बने रहे तो शायद नहीं आ पाए। अंजना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और डर तो है सपा को, डर है बसपा को, कांग्रेस तो कहीं मैदान में ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जो ये चुनाव में बहुत मायने रखती है। जब मुस्लिम वोट की बात करते हैं तो एक मुश्त दिखाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, आपने ब्राह्मण वोट की बात करी, आपने एससी वोट की बात करी, ओबीसी, क्षत्रिय, जाट, ये सब पहले तो हिंदू है ना। और ये पहला बड़ा चुनाव है जो राम मंदिर फैसले के बाद इस तरह से आएगा, जब राम मंदिर का निर्माण हमने शुरू कराया है। और काशी विश्वनाथ धाम जो हमने देखा, क्या हर हिंदू के लिए ये एक गौरव की अनुभूति नहीं थी? बिल्कुल थी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी पे मैं आता हूं। देखिए, गुंडों की बात कर रहे थे, आपको मालूम है सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की ये है अंजना जी, साल में 200 दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में होते थे, मुजफ्फरनगर दंगे होते थे, और अतीक अहमद मुख्यमंत्री की गाड़ी में, आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव था, बैठ के जाते थे। आज जेल की सलाखों के पीछे ये तस्वीर देखिए, अगर आप देख पा रही हैं, गायत्री प्रजापति बलात्कार की सजा हुई है, जेल की सलाखों में है। आधे मुख्यमंत्री ने हटाया, 3-4 दिन बाद दोबारा मंत्री बनाना पड़ा। यहां पे पैर छू रहे हैं वो नेताजी के। अब इसके बाद मैं आता हूं कांग्रेस पार्टी पे।
कांग्रेस पार्टी को अपनी उपलब्धि बताने के लिए 2009 जाना पड़ता है। वो ये भूल जाते हैं 2014 में 2 सीटें आई लोकसभा में, 2019 में 1 आई, मतलब अमेठी भी हार गए। 2017 में दोनों लड़के साथ आए, 7 सीटें मिली। इसका मतलब यह है कि 2009 से पहले की उपलब्धि बता रहे हैं। पिछले 12 साल में इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है और ये कहते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन जो बरेली में हुआ हमने देखा, अनुमति नहीं थी, ठंड की सुबह लड़कियों को तो बाहर छोड़ दिया और उसके बाद प्रियंका वाड्रा गांधी अपने बंगले में थी और आज उत्तर प्रदेश की लड़की ये कह रही है कि हमारे स्वाभिमान को ठेस लगी है, लड़की हूं, तुम पर बहुत भड़की हूं। ठीक है, एक बार इसका जवाब देंगे सुरेंद्र जी, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी, परशुराम की मूर्ति आप भी उसका अनावरण करते हैं, परशुराम की मूर्ति का अनावरण गौरव भाटिया जी भी करते हैं, परशुराम जी की मूर्ति का। सबको ब्राह्मण वोटर भी चाहिए, लेकिन एक सेकंड, जो बीजेपी ये राम मंदिर और हिंदू सब देखिए कि आपके लिए क्या कुछ कर रही है ये सरकार, जो कुछ पिछली सरकारों में नहीं हुआ, आपके मान सम्मान के लिए हम कर रहे हैं, ये देश आपका है, इसकी काट आपके पास क्या है? देखिए, ये आप अच्छी तरह जानती है, देश संविधान और न्यायपालिका से चलने वाला देश है। न्यायपालिका का आदेश है, भव्य मंदिर बन रहा है और उसको अच्छा मंदिर बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस मंदिर में भी चोरी करने में लगी, जमीन 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेचने में लगी है। ये तो उनकी नियत है, इसलिए ज्यादा ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात है कि मैंने आपको बोला, धर्म इनके लिए राजनीतिक विषय है, हमारे लिए आस्था का विषय है। हमारे साथ तो अब तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश है, सभी जाति धर्म के वर्ग के लोग आज समाजवादी के साथ खड़े हैं। आपने भगवान परशुराम जी की बात बोली, सिर्फ परशुराम ही क्यों, हम तो हर जाति धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं और हर जाति धर्म का सम्मान करते हैं। हमने परशुराम जी की, हमारे कार्यकर्ताओं ने भव्य मूर्ति बनाई तो बीजेपी नकल करके तुरंत आज एक मूर्ति खड़ी करने पहुंच गए। लेकिन फर्क है दोनों की। एक सेकंड आप कर लीजिएगा, पूरा डिफरेंस ही बता दीजिएगा दोनों की मूर्ति में। मुझे ये बताइए कि आप लोग कहते हैं ना कि सारा ये काशी कॉरिडोर का आइडिया आप ही का था, आप ही लोगों ने फंड दिया था, तो सफाई में जब इतने महोत्सव होते थे तो एक बड़ा सा पंडितों का सम्मेलन वहां भी कर देते, काशी कॉरिडोर में भी आप कुछ कर देते, कुछ टाइम बाउंड, क्योंकि आपने जहां जहां चाहा वहां तो चमका दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सुन तो लीजिए, हाँ तो सुन लीजिए। तो शायद आप भूल गई हैं कि सैफई जहां की आप बात कर रहे हैं, सबसे भव्य मूर्ति कृष्ण भगवान की लगी हुई है। एक बार आपने उसकी वीडियोग्राफी करवा लीजिए, बजरंग बली की सबसे बड़ी मूर्ति लगी हुई है वहां पे सबसे ज्यादा लोगों का इलाज होने वाला हॉस्पिटल बना है, जहां डॉक्टर भगवान के रूप में आप जानते ही हो। उससे ज्यादा वहां स्टेडियम, वहां पे स्पोर्ट्स कॉलेजेस हैं, वहां तो क्या नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की नजर चूंकि काली है तो इन्हें हर चीज गलत दिखता है। इनकी सोच में फर्क है, इनकी सोच गलत है। अच्छा, दोनों परशुराम जी की मूर्ति में क्या फर्क है बता दीजिए, दोनों परशुराम जी की मूर्ति में क्या फर्क? नहीं, नकल का मैंने कहा बोला, ये आज दौड़े बनाने गए ना, क्योंकि ये समाजवादी, जैसे हमने मेट्रो बनाई, ये उसका हमारे काम का उद्घाटन करने से पहुंच गए, हमने एक्सप्रेस में बनाया, उसकी नकल करने लगे। अरे नकल तो करो आप, लेकिन उसका काम भी तो करो। हमने रोजगार दिया तो उसका भी नकल करते, हमने महिलाओं का सम्मान दिया था 1090 यहाँ बनाया था, आप भी कुछ ऐसा महिला सम्मान के लिए बनाते। हमने यहाँ पे 100 डायल बनाया था पुलिस सुरक्षा के लिए, आपने पुलिस सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए था, तो आपने किया नहीं। यहाँ पुलिसों का नहीं, यहाँ पुलिस का एनकाउंटर होता यहाँ पे लगातार। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने हेल्थ व्यवस्था में क्या किया। आज हेल्थ व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी आया है, मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है सबसे फिसड्डी। सोचो आप, इसका छोटा सा जवाब देंगे गौरव भाटिया। सुरेंद्र जी आयु फिर जाट वोटर्स दिखाएं। सांसद आपका नीति आयोग तारीफ नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलियाई सांसद तारीफ करता है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब उसको छुपाने के गौरव भाटिया जी, ठीक है बताओ गौरव भाटिया, नहीं बोलने दीजिए, बीजेपी से बुलवाइए। अंजना जी, फिर अंजना जी, अरे तो क्या करे, हमारी बात नहीं हो रही। मैं बीजेपी से पूछ तो लूं कि इन्होंने कहाँ पे चालू हो गया, कहाँ पे क्या कर दिया, हम पूछ तो ले। कौन सा एम्स चालू हो गया, कहाँ पे डॉक्टर आ गए, कहाँ इलाज हो गया, जरा वीडियो दिखाएं तो सही। कितने हॉस्पिटल बना दिए, जरा वीडियो दिखाएं तो सही। कितने यहाँ पे इन्होंने स्टेडियम बना दिए, वीडियो दिखाएं तो सही। कितने यूनिवर्सिटी बना दी, वीडियो दिखाएं तो सही। कि खाली हवा में बना दिए कि हमने शिलान्यास कर दिया, बन गया, इससे बनना कहते हैं क्या? यही भारतीय जनता पार्टी को बनना कहते हैं। ये बनाते नहीं है, जनता को बनाते हैं। ठीक है, ये करते कुछ जवाब सुनिए, बनाने का काम करते। जवाब गौरव जी। अंजना जी देखिए, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, आपके कार्यक्रम में एक उपलब्धि नहीं बताई इन्होंने।
और ये इसलिए है कि ये केवल जालीदार टोपियों की एक्सप्रेस वे किसका शांत कराइए एक अंजना जी, साथ शांत नहीं, एक साथ कराइए। नहीं अनुराग जी, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज अनुराग जी, प्लीज एक साथ नहीं। ये व्यूअर्स के साथ नाइंसाफी होती है, वो सुन नहीं पाते हैं। गौरव जी। अंजना जी देखिए, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा। सबसे पहले तो 4 बार इनकी सरकार रही, एक अपनी उपलब्धि नहीं बताएंगे क्योंकि जालीदार टोपियों का शोरूम खोल के बैठे थे। ये तो हमारी विचारधारा की जीत है कि आज सबको, किसी को भगवान परशुराम याद आ रहे हैं, कोई जो है जा रहा है अयोध्या, वो इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि वो जमाने अब लद गए जब आप केवल सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। और देखिए, इन्होंने मंदिर की बात करी, जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, मुलायम सिंह यादव जी थे ना जिन्होंने कहा था कारसेवकों पे गोली चलाई है, और कुछ मारना पड़ता तो मैं मार देता। 2010 का उच्च न्यायालय का फैसला आया, समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान था अंजना जी कि ये मुसलमानों के साथ बेईमानी करी उच्च न्यायालय ने। अब आप बताइए, आज ये लोग कहते हैं कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, अच्छा बन रहा है। दूसरी बात इन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा की करी, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, आयुष्मान योजना में 1 करोड़ 20 लाख ये उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं जो लाभान्वित हुए, 5 लाख का कवरेज मिला है। एम्स की बात मैंने बताई रायबरेली और गोरखपुर में। और आप बताइए, 21 करोड़ वैक्सीन की डोजेस लगी, कर्तव्य परायण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगाई। ये तो उसे बीजेपी का टीका बता रहे थे, कांग्रेस तो कह रही थी वो खतरनाक है जबकि वो सुरक्षा कवच है। तो इस तरह के बड़बोले बयान ये जो देते हैं, तालिबान की तारीफ करेंगे, जिन्ना की तारीफ करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता क्या इनके लिए वोट करेगी? ठीक है, और मैं एक आंकड़ा जल्दी और से दे जल्दी दूं। जल्दी जल्दी एक आंकड़ा, हाँ जल्दी दूंगा, बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब एक हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ और महिला पत्रकार ने उनसे पूछा कि ये बलात्कार हुआ, क्या कार्रवाई हुई, तो अखिलेश यादव ने कहा तुम तो ठीक हो ना, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ। और बलात्कार के मामलों में 30% की कमी आई है। ये क्यों आई है? क्योंकि आज अपराधी डरा हुआ है, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो गायत्री प्रजापति। महिलाओं के अत्याचार में ऐसी बात टाइम कम है, देखिए फिर ग्राफिक्स नहीं चल पाएगा मेरा। जल्दी से 5 सेकंड का जवाब है, 5 सेकंड का जवाब है, दे दीजिए, 5 सेकंड का जवाब है, मात्र 5 सेकंड का। नहीं, बेबी मौर्य जी जो गवर्नर रही है, नेत्री है, कहती है कि महिला 5 बजे के बाद थाने ना जाए, थाने जाए तो परिवार के साथ जाए। बात करो पहले। इस मामले में हर पार्टी में कालिक है, इस मामले में हर पार्टी में कालिक है। जल्दी से जाट वोटर्स का दिखा के मैं आपके पास राजपूत जी आऊंगी। जाट वोटर्स जब आप देखते हैं, समाजवादी पार्टी 2012 में 7% उनके साथ थे, जो कि 2017 में 45% हो गया था, 45। वहीं पर बीजेपी के लिए देखिए 7 से 37% हुआ, 37 दिखाइए। उसके बाद बीएसपी को देखिए तो 16 से वो छिटक कर 3 पे पहुंचे और कांग्रेस 11 से 1 पर जा गिरी। जल्दी से एक बार आपके पास आते हुए सुरेंद्र राजपूत जी, आपने शॉल भी बड़ी अच्छी ओढ़ रखी है सर, चाय भी गरम गरम पी रहे हैं, आपके पीछे फूल भी बड़े अच्छे खिले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब ज्वलंत मुद्दों की बात आती है, मतलब लगता है कि थोड़ा आउट ऑफ टच है। जिस तरह से एक जो असल, क्योंकि सबको कई चीजें होती है, बहुत अच्छा है कि हाथरस जैसे मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर, लेकिन जमीन पर जाकर जिन मुद्दों को उठाने की जरूरत होती है कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्या उसमें पूरा डिस्कनेक्ट है कांग्रेस पार्टी का? अंजना जी बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, जितना आपने गौरव जी को दिया उससे 10-20% कम ही दे दीजिएगा। तो 3 बातें मैं कहता हूं कि पिछले 4-4.5 साल हो चुके हैं। आप हमें बता दीजिए, अपने ग्राफिक्स, अपने आर्काइव्स से निकाल लीजिए, अगर अजय कुमार लल्लू जी का आपको और हमारी पूरी कांग्रेस कमेटी का आपको सड़क और जेल में ज्यादा ना मिले। 18,000 कार्यकर्ता हमारे पिछले 3 साल में जेलों में बंद हुए हैं, किसी और पार्टी के हुए हों तो बता दे। 20,000 मुकदमे, अलबत्ता नरेंद्र मोदी जी की जो योगी जी हैं, इन्होंने अपने अपराधियों के मुकदमे वापस लिए हैं, दंगाइयों तक के मुकदमे वापस लिए। हमारे ऊपर 18,000 कार्यकर्ता हमारे अंदर गए हैं। लल्लू जी को लोग कहते हैं जेल में ज्यादा और बाहर कम रहते हैं। उम्भा जैसी घटना आप ही ने कवर की थी, जिसमें बिजली पानी तक चुनार के किले का काट दिया था, जहां दलितों का नरसंहार हुआ था। हाथरस आप खुद ही कह रही हैं, लखीमपुर आपने खुद ही देखा होगा। किस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी सड़क पर नहीं रही, वो मेरे ख्याल से आप नहीं देख सकते, दिखा नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सड़क पर रही है।
और इसी का हमें परिणाम मिलेगा, इतना हमारा भरोसा है। अब की बार गांव-गांव कांग्रेस की पाँव सरकार रहे हैं, हो सकता है, क्यों नहीं, क्यों, हम तो बिल्कुल आशान्वित थे, इसी के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ चलते रहे हैं। चलते आखिरी लेकिन सवाल कुछ संजय जी आपसे, सिर्फ 2 लाइन में जवाब, 2 लाइन में जवाब। छोटी सी किसको सिर्फ बढ़ा, एक छोटी सी बात, राजपूत जी जल्दी से, एक छोटी जल्दी सी से, बात कह जल्दी। दीजिए प्लीज मुझे। बोलिए। एक कहते हैं राम मंदिर की ये लोग बात कर रहे हैं, कहते हैं ना घी ने समारी रोटियां बड़ी बहू का नाम, और संजय निषाद जिन्होंने माता कौशल्या की क्या नाम सतीत्व में प्रश्न किया, उस पर ये क्या नाम गौरव भाटिया जी कुछ नहीं बोल पाते हैं। अमित शाह जी जिन्होंने भारत को रावण राज्य अच्छा बता करके रावण राज्य के वो में रावण। वक्त की कमी है सर, काटना पड़ेगा। संजय जी किसको एज दिख रहा है 2 लाइन में? बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, लेकिन मुझे लगता है एज बीजेपी को है। भले पहले 4 कदम आगे दिखती थी, अब मुझे लगता है सिर्फ 2 कदम आगे है। मुकाबला कड़ा होता जा रहा है, लेकिन अभी भी बीजेपी को बढ़त मुझे दिखाई पड़। चलिए इसी के साथ पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर आएंगे कुछ ऐसे ही आंकड़ों के जरिए। 2012-17 क्या हुआ था, किस तरफ जा रहा है वोटर, किसकी लोकप्रियता में उछाल, किसमें गिरावट।